जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स के उस प्रैक्टिस सेट में जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए तो रामबाण है। इसके अलावा अगर आप भारत में होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए इस पहले प्रश्न के साथ अपने इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ये पता लगाने का कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न दिया क्या है और हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ये दोनों बातें। जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको कई बार बताया है कि आपको दो ही चीजों पर ध्यान देना है। क्या? पहला क्या, जो प्रश्न में दिया है, और दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है, बस। ठीक है, प्रश्न क्या दिया है, यदि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 बराबर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 किसके बराबर होगा। प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो क्या नॉलेज होना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट? एक फार्मूला है, क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फार्मूला क्या कहता है? इसका एक रूप है कि एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बस इसी फार्मूले को इसमें थोड़ा सा अलग करके थोड़ा सा चेंज किया गया है और उस रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। कैसे? ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ ए स्क्वायर, जहाँ ए लिखा है वहाँ हम स्क्वायर कर दें, जहाँ ए लिखा है वहाँ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और प्लस जहां बी लिखा है वहां स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, तो उस तरीके से यहां क्या लिखा है, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है ना, यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी के पावर 4, ऐसा कुछ हो जाएगा कि नहीं, बताइएगा। हमने यहां क्या किया कि जहां ए था वहां स्क्वायर कर दिया बस, और जहां बी था वहां बी स्क्वायर कर दिया। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि हम पूरे समीकरण में कर रहे हैं, तो ऐसा आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें यहां क्या पूछा है, अच्छा क्या पूछा है, ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6। यहां क्या बन रहा है, ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6, ऐसा तो बन ही रहा है। और आप इस फार्मूले के उस रूप में कब अप्लाई कर पाएंगे, जब इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत ही आसानी से देखते ही इसका उत्तर बता पाएंगे अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, यहां क्या हो गया, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो है ही। अब देखिएगा इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कहां, यहां दिया है। कैसे दिया है, अगर हम कहते हैं ए की पावर 4 प्लस बी के पावर 4, ठीक है, ये किससे है, प्लस से, बराबर के इस तरफ आएगा, किससे हो जाएगा, माइनस से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बराबर के उस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या, जीरो। ऐसा हुआ कुछ की नहीं, तो हमें इसी की वैल्यू तो दी है यहां पर, अब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, बस गुणे जीरो कर दीजिए तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, जीरो। ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 का मान कितना, जीरो। बताइए कितनी आसान तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते थे, बस आपको क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 2 के पावर 71 प्लस 2 के पावर 72 प्लस 2 के पावर 73 प्लस 2 के पावर 74 निम्नलिखित संख्याओं में किससे विभाजित होता है, ये बताना है आपको। इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, बताइएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, किस संख्या से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हमें किसी न किसी तरीके से हमें इसका गुणनखंड करना होगा। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम इस सवाल को ऐसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे लगाएंगे। लिखा है 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74। यहां से हम ये कह सकते हैं कि इनमें से 2 की पावर 71 सब में कॉमन है, 2 की पावर 71 सब में कॉमन है, तो पहले 2 की पावर 71 कॉमन कर लेते। 2 की पावर 71 कॉमन कर लिए, क्या बचा, यहां क्या बचेगा, 1। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 71 में से जब हम निकाल लेंगे 2 की पावर 71 तो जीरो नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 2 की पावर 71 का जब बाद में गुणा करेंगे 1 में, तभी 2 की पावर 71 होगा, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 71 था, अच्छा 2 की पावर 72 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 71 और गुणे 2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें से जब 2 की पावर 71 निकालेंगे क्या बचेगा, 2, इस तरीके से, प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ऐसा बचेगा। ठीक है ना, यहाँ हम ऐसे बाद में बढ़ाते जाएंगे, जैसे 2 की पावर 73 आए तो 2 की पावर 2 करना पड़ेगा, तभी तो घात जुड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि p की पावर m इंटू p की पावर n, ये क्या होता है, p की पावर m प्लस n होता है कि नहीं, ये तो एक कॉन्सेप्ट है अलग, ये आपको पता होना ही चाहिए और उम्मीद है पता भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ लीजिए, 2 की पावर 3 क्या होगा, 8, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 कितना होगा, 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 8, 2 की पावर 2 को 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक, ये क्या हो गया, 8 और 2 10, 5 15, कितना हो गया, 15 गुणे 2 की पावर 71। अब हमें 15 तो ऑप्शन में दिया है क्या, अगर 15 दिया होता तो ऐसे कह सकते थे कि 15 से कट रहा है, लेकिन 15 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। और आपकी जो परीक्षा होगी उसमें ऐसे दिया रहेगा, जो कॉमन करेंगे उसके बाद जो संख्या आएगा ऐसे दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको ऐसे तरीके से ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा,
अब बताइए 9, अच्छा 5 का गुणन 15 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा 3 गुणे 5, 3। ऑप्शन में 3 दिया है क्या? 3 भी नहीं दिया है। और 2 की पावर 71, मतलब ये तो सम संख्या हो, यहां से क्या निकलेगा देखिए 2 की पावर 71 है, 2 की पावर 71, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा। और वैसे भी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 70 और गुणे 2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए 5 इंटू 2 10, इसका मतलब 10 से कटेगा। अगर हम इतना ना करते तो भी आपको समझ जाना था कि जहां 2 का गुणा हो रहा है और 5 गुणा हो रहा है, इसका मतलब वहां 10 से तो वो संख्या कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम लगा सकते थे बहुत ही आसानी से। आपको समझ में आया कि नहीं? आप हमें बताइएगा। एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, अगर नहीं आया तो। नहीं तो अगर समझ में आया तो थोड़ा स्किप कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। यहाँ हम क्या कर सकते थे कि सब में 2 के पावर 71 कॉमन है, तो हमने 2 के पावर 71 को कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2 के पावर 72 है तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 2 के पावर 2 बचेगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 71 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, घात जोड़ जाएगा, 71 और 3 74। तो उसी तरीके से यहाँ 2 के पावर 3 बचा, यहाँ 2 के पावर 2 बचा। ठीक है, अब इस जो जो यहाँ क्यूब है, स्क्वायर है, यहाँ कुछ एक है, इसको हम आसान करके 2 की पावर 3 को लिख सकते थे 8, 2 की पावर 2 को 4, 2 को 2 और 1 को 1। इसके बाद हमने इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ने के बाद क्या आया 15, 15 का मतलब क्या 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। अब यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 का गुणा 5 में हो रहा है, तो मतलब क्या 10 तो आएगा ही आएगा। और 10 में ऑप्शन में दिया भी था, अगर 10 ना दिया होता तो 15 दिया होता, 15 ना दिया होता तो 3 दिया होता, 3 ना दिया होता तो 5 दिया होता, ऐसा कुछ ना कुछ ऑप्शन में दिया ही होता। तो ये इन सब संख्याओं से कटेगा, बाकी आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस संख्या से कटेगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी, ये बताना है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब क्या? अच्छा, हमें कहीं लंबाई दिया है क्या? नहीं दिया है। चौड़ाई दिया है? नहीं दिया है। तो हम कैसे पता पाएंगे? हम अपने तरफ से मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई दोनों को, 5% का फ्रैक्शन करेंगे और 10% का फ्रैक्शन करेंगे। जो 5% का फ्रैक्शन करेंगे वहां से हमें लंबाई मिलेगा, और जो 10% का फ्रैक्शन करेंगे वहां से हमें चौड़ाई मिलेगा। पहले का लंबाई और बाद का लंबाई, पहले का चौड़ाई और बाद का चौड़ाई। कैसे? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताइएगा? 5% का मतलब 1/20। इसका मतलब अगर पहले 20 था, पहले 20 था, ऊपर लिख देते हैं लंबाई। अगर पहले 20 था तो अब कितना हो गया? 20 में 1 बढ़ गया। यही तो कह रहा है कि 20 5% की वृद्धि। 5% की वृद्धि का मतलब है कि 20 पे 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया 21। लंबाई पहले 20 था, अब कितना हो गया 21। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मतलब चौड़ाई कितना है 10%। 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। मतलब अगर चौड़ाई पहले 10 था तो अब कितना हो गया, अब कमी हो रहा है ना, तो 10 पे 1 कम हो गया, मतलब अब कितना हो गया 9। आया समझ में? तो यहां से पहले क्षेत्रफल क्या था, लंबाई पहले था, एक सेकंड इसको कर देते हैं 1/10। देखिएगा यहां निकलेगा इसका क्षेत्रफल, यहां यहां निकलेगा क्षेत्रफल। क्यों? पहले लंबाई 20 था और चौड़ाई 10 था, बाद में लंबाई 21 हो गया और चौड़ाई 9 हो गया। अगर ऐसे गुणा करेंगे तो लंबाई में लंबाई का गुणा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा होगा। हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई में चौड़ाई का गुणा करना है। अभी जैसे हमने नीचे चिन्ह पढ़ा ना, तो आप ऐसी गलती आपसे हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमें लंबाई में चौड़ाई का गुणा करना है, ना कि लंबाई में लंबाई का। ठीक है, तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200। अब 200 क्या, अगर हम इसको मीटर मानेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर इसको हम किलोमीटर मानेंगे तो 200 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हम जिस यूनिट को मानेंगे उसी यूनिट में। अच्छा, 21 का 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा बताओ? 189। 189 आएगा कि नहीं? 9 का 9 9 दूनी 18, 21 9 189। ठीक है, इसका मतलब पहले हमारा क्षेत्रफल 200 था, अब कितना हो गया 189। 189 का मतलब क्या, कमी हो गई हमारे क्षेत्रफल में। हमारे क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी। तो वृद्धि तो हुई नहीं, वृद्धि भी नहीं, कमी हुई, या तो 5.5% का या 6.5% का। तो निकालते हैं कितने की कमी हुई, यहां देखिएगा 11 की कमी हुई। कितने पर? 200 पर। तो परसेंट निकाल लो, गुणे 100 से गुणा करके काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 5.5% की कमी। 5.5% की कमी, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? हमसे कह रहा है कि आयताकार भूखंड की लंबाई है कोई, अगर आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, ये हमने एक आयत बना दिया, हमें ना तो इसका लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है। लंबाई और चौड़ाई अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। हम ऐसा लंबाई चौड़ाई माने जो कि सटीक हो। कैसे मानेंगे? जो हमें परसेंटेज वैल्यू दी है उसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। अगर वृद्धि करने को कहा है तो हम वृद्धि करेंगे, कमी करने को कहा तो कमी करेंगे। क्या कहा है वृद्धि करने को, तो हमने वृद्धि किया, कमी करने को कहा तो कमी किया। पहले लंबाई 20 और बाद में लंबाई हो गई 21,
पहले चौड़ाई 10 और बाद में चौड़ाई कितना 9, पहले लंबाई 20 और चौड़ाई 10 तो क्षेत्रफल कितना 20 गुणे 10 यानी कि 200, और बाद में लंबाई 21 और चौड़ाई 9 तो हमारा क्षेत्रफल कितना 20, 21 गुणे 9, 21 9 189, क्षेत्रफल कितना गया 189। अब बताओ कमी हुई कि वृद्धि, पहले 200 था अब कितना हो गया 189, इसका मतलब 11 की कमी हुई, हमें परसेंटेज में चाहिए तो 11 बटे 200 गुणे 100 करेंगे तो हमें कितना आएगा 5.5% की कमी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा और उसका सोल्यूशन भी। प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का या लासा उनके मासा का 44 गुना है। इसका मतलब कह रहा है दो संख्याएं हैं उनका जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 44 गुना है। तो क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे 44, ऐसा ही तो कह रहा है जो एलसीएम है मतलब लासा है उसके मासा का 44 गुना, उसके मासा का 44 गुना, ये दोनों क्या है बराबर हैं, लासा 44 गुना बराबर है किसके एचसीएफ के। तो ऐसा हम लिख सकते थे। आगे क्या कह रहा है, लासा तथा मासा का योगफल 1125 है, एलसीएम प्लस एचसीएफ, लासा तथा मासा का योग एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग जो है 1125 है, 1125 है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। ऐसी प्रश्न जब भी आता है तब मैं कहता हूं आपसे कि जो प्रश्न दिया है उसको ध्यान में रखिए, जो प्रश्न पूछ रहा है उसको भी ध्यान में रखिए, और दूसरा चीज जैसा प्रश्न कह रहा है उससे वैसे करते चलिए, आप वैसे करते चलिए, आपका प्रश्न आसानी से लग जाएगा। पहले कहा कि दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 44 गुना है, हमने वैसा किया। लासा जो था मासा का 44 गुना था, हमने वैसे लिख दिया। फिर आगे कहा कि लासा तथा मासा का योगफल 1125 है, योगफल 125, हमने ऐसा भी लिख दिया। आगे क्या कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 25 है। इसका मतलब अगर पहली संख्या ए है और ए कितना है 25 है तो हमें क्या ज्ञात करना है बी, यही ज्ञात करना होगा ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। बस हमें जो दिया है और जो पूछ रहा है वो दोनों चीज हमें पता है, बस हमें क्या निकालना है किसी भी तरीके से। यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दिया है, एलसीएम एचसीएफ का योग दिया है, तो क्या हम यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ दिया है एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे 44, तो ऐसा कह सकते हैं कि एचसीएफ गुणे 44 को हम यहाँ लिखते हैं एलसीएम की जगह। अगर 44 गुणे एचसीएफ यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 44 एचसीएफ लिख देते हैं ऐसे, 44 एचसीएफ ठीक प्लस एचसीएफ। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब 44 यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो 44 और एक 45, 45 क्या है एचसीएफ, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1125 के। तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू हमें निकल गई। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1125 बटे 45 ठीक। अब हमें यहाँ से काटना है तो क्या कैसे काटेंगे, देखिए 45 गुना 90, 45 गुना 90 तीन बार तो जाएगा नहीं, तो दो बार 45 गुना 90 कितना बचेगा यहाँ से 225, 45 पंचे, 45 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 20, 5 25 और 5 20 225 आराम से जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ की वैल्यू 25 आ गई। अगर एचसीएफ की वैल्यू 25 आ गई तो बताओ एलसीएम की वैल्यू कितना 25 गुणे क्या 44 आ गया कि नहीं। यहाँ से हमें एलसीएम की वैल्यू पता चल गई। कलर चेंज कर लें थोड़ा, आपको ध्यान से देखिए। यहाँ से हमें एचसीएफ की वैल्यू कितनी मिल गई 25, एलसीएम की वैल्यू 25 गुणे 44। अब हमने एक फार्मूला और पढ़ा है क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या पढ़ा है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है इसमें से, पहली संख्या है 25, दूसरी संख्या को हम यक्स मान लेते हैं और लगाते हैं सवाल को। 25 गुणे एक्स बराबर क्या 25 गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम करना है, 25 गुणे 44, ऐसा कुछ हुआ। यहाँ देखिए 25 यहाँ है 25 यहाँ, दोनों गुणा कर रहा है तो भाग देंगे कट जाएगा, या फिर दोनों को काट देते हैं। यहाँ से क्या बचेगा यक्स बराबर 25 गुणे 44, 25 गुणे 44। अब या तो अच्छा गुणा कैसे करेंगे, यहाँ भी थोड़ा ट्रिक यूज करेगा। क्या हम आपको बताते हैं कि अगर 25 का गुणा 5 गुणा वाला ट्रिक क्या करेंगे, यहाँ हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिख रहे 4 गुणे और बटे 4, ऐसा हम कर सकते हैं। हमने क्यों किया 25 चौका 100, 25 चौका 100, यहाँ से हो जाएगा 100 और 4 से इसको काट देंगे कितनी बार 11 चौक 44। अब 25 चौका 100 में 11 का गुणा करेंगे 1100, हमारा उत्तर पहले से ही हो जाएगा। अब इतना पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगर प्रश्न समझने का प्रयास करता हूं, आपको कह रहा है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 44 गुना है, हमने एलसीएम और एचसीएफ को 44 गुना करके लिख दिया है। फिर लिखा लासा तथा मासा का योगफल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ दिखेगा ये 44 एचसीएफ और यह है 1 एचसीएफ। एचसीएफ अगर इसका मतलब क्या है, ये 1 एचसीएफ ही तो है, तो 44 और कितना 45 एचसीएफ, यहाँ से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा एचसीएफ मतलब 25, तो एलसीएम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि एलसीएम किसके बराबर है एचसीएफ के 44 गुने के। तो इसका मतलब एचसीएफ का मान 25, तो 25 में 44 का गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ से एलसीएम का मान मिल गया। फार्मूला भी याद होना चाहिए कौन सा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या को हमने यक्स मान लिया, चलिए अभी तक मान लेकिन मान लिया, 25 दूसरी संख्या को यक्स लिख दिया, ठीक। 25 गुणे x बराबर क्या, एचसीएफ मतलब 25 गुणे एलसीएम, 25 गुणे 44, 25 गुणे 44, 25 से 25 कट गया, 25 गुणे 44 का हमने गुणा किया, कितना आया 1100, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा, ये जो छोटा छोटा गुणा होता ना, इसको आप अपने तरीके से आसान करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, अगर हम 4 से गुणा भाग ना किए होते तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 25 गुणे 4 गुणे 11, ऐसा भी तो लिख सकते थे। तो 25 चौका 100 और 1100, यहां भी ऐसे हो सकता, ठीक है ना। अगला प्रश्न पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा कर दें क्योंकि हमने देखा था इसके पहले लेक्चर में, आपको कहीं कहीं दिख ही नहीं रहा था। क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। हमें क्या दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है। फिर कह रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये बताना है। अच्छा, ये तो देख इतना आसान सवाल दे दिया है और परीक्षा में पूछा भी जाएगा ऐसा ऐसा प्रश्न, बस आपको लगाना आना चाहिए। तो यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर, 4 घंटे में 364, इसका मतलब यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड 2 का क्या होगा, चाल बराबर दूरी कितना 364, 364 बटे कितना 4 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 4 घंटा है तो 4 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 91 आ जाएगा। स्पीड 2 दिया है 91 और दोनों का रेशियो दिया है। अच्छा, दूसरे का मान क्या है 7, इसका मतलब हमें 7 की वैल्यू कितना दी है, 7 की वैल्यू 91, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है 6 की। तो बताओ 6 की वैल्यू कितनी होगी, एक तो 91 से कम होगी। अच्छा ठीक है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है कहीं पर। तो 91 बटे 7 गुणे 6, 7 करने में 7, 13 सत्ते 91, 13 छक 78 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। दिया है दोनों का रेशियो, स्पीड का रेशियो दिया है और दूसरे का स्पीड दे दिया। आप ये मान लीजिए कि दूसरे का स्पीड दे दिया है, कैसे, हमें दूरी दिया है और समय दिया है, तो यहाँ से हमने स्पीड निकाल दिया दूसरे का स्पीड और रेशियो से हमने तुलना किया, तो वहां से हमें क्या आया, एक की वैल्यू कितना 13, तो 13 गुणे 6 हमने किया तो पहले का निकल गया, 13 छक 78, आसानी से लग गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िएगा। यदि b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो अनुपात a रेशियो b बराबर होगा। दिया है कि a माइनस बी का 30%, b प्लस ए का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b बराबर होगा। अच्छा, इसको कैसे लगाएंगे, बस जैसे कह रहा है b माइनस ए का 30%, 30 बटे 100 इसके बराबर है, b प्लस ए का 18%, यही तो दिया है, दोनों बराबर है, कह रहा है बराबर है तो लिख ही दिया है सीधे बराबर। अच्छा, तो अनुपात किसका, अच्छा हाँ, यहां बराबर का चिन्ह दिया है, बराबर का चिन्ह दिया है और ये पूछ रहा है कि ए रेशियो बी किसके बराबर होगा, हमसे पूछा है। इसका मतलब हमें ए और बी का मान पता होना चाहिए। यहां से हम आराम से निकाल पाएंगे, कैसे, बी माइनस ए बटे बी प्लस ए। अच्छा, यहाँ बटे कैसे आया, यहाँ गुणा कर रहा था तो इसलिए यहाँ नीचे बटे में आ गया। यहाँ 100 है, यहाँ 100, इसको काट दिया हमने तो यहाँ क्या बचेगा 18 बटे 30, ऐसा ही तो कुछ हो जाएगा। बी माइनस ए बी प्लस ए, हमने यहाँ से इसको पक्षांतर किया, इसको यहाँ से इसको यहाँ गुणा कर रहा है तो इसको भाग में जाएगा जब पक्षांतर करने पर, ऐसा कुछ हो गया। 6 से काटेंगे तो 6 3 18 और 6 5 30, इसका मतलब 3/5। बी माइनस ए बी प्लस ए 3/5 आ गया। अब हमने आपको बताया है कि अगर प्लस वाला निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस वाला निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। प्लस वाले के लिए दोनों का योग बटे 2, माइनस वाले के लिए दोनों का डिफरेंस बटे 2। तो बी बराबर क्या होगा 3 + 5 8/2 क्या 4, और ए बराबर कितना 5 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 2, 2/1 1। ठीक, बी का मान 4 तो ए का मान 1। हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो बी, ए का मान 1 है तो 1/4, 1/4 दूसरा सही होगा, ना कि पहला तो नहीं होगा क्योंकि हमसे पहले ए पूछा है तो पहले हमें ए का मान रखना है। ए का मान पहले 1 है तो पहले हम ए का मान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपको समझ में आए, ऐसा ही एक प्रयास है। 80 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लेंगी, ये पूछ रहा है। ये भी आसान है, क्यों, क्योंकि हमें दोनों का दूरी दिया है और दोनों का समय तो अच्छा दोनों का चाल दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, समय को टी लिख दे, नहीं तो स्पीड हो जाएगा ये। समय बराबर दूरी बटे चाल स्पीड, ये क्या हो गया स्पीड। ठीक, ठीक है ना। दूरी, अच्छा देखिए समांतर पर चल रही है, समांतर पर, तो समांतर पर चल रही है तो स्पीड क्या होगा दोनों का, बताओ। समांतर पर चल रही है तो जो स्पीड होगा दोनों का अंतर हो जाएगा, तो स्पीड क्या होगा दोनों का अंतर, बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या होगा 25 और 35 का अंतर कितना 10 हो गया। डिस्टेंस क्या
80 मीटर 120 मीटर दोनों का जी होगा। कैसे? मान लेते एक रेलगाड़ी इतनी बड़ी है और एक रेलगाड़ी इतनी बड़ी है। अब दोनों को पार करना है, इसका मतलब इसका और इसका दोनों का योग जो होगा दूरी, जब दोनों पार कर जाएंगे दोनों के योग की दूरी, तभी तो पार हो पाएंगी। ठीक है, इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। कितना? 120 और 80 कितना? 200। 200 बटे 10 कितना? 20। और 20 क्या यहाँ मीटर में, यहाँ किलो, अच्छा एक सेकंड, यहाँ क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। हमसे सेकंड में पूछ रहा है, हमसे सेकंड में पूछ रहा है। तो चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हम चेंज करेंगे, करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे? देखिए 10 गुणे 5/18। क्यों 5/18? क्योंकि जो स्पीड है 10 है, वो क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से गुणा करेंगे तो किस में हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में। अब ये भी मीटर प्रति सेकंड में, ये भी मीटर में। तो हमारा जो समय आएगा वो सेकंड में ही आएगा। 18 ऊपर गुणा करेगा और देखिए 10 से इसको काट देते हैं। 5 चौक 20, 18 चौक 72। 72 क्या लगेगा? 72 सेकंड। ठीक, इस तरीके से चौथा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं था, बस इसमें आपको समय पूछा है। समय का फार्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगा? दोनों रेलगाड़ियों का जो दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं उनका योग क्या होगा? दूरी होगा। और स्पीड क्या होगा? दोनों समांतर क्रम में चल रही हैं तो उनका अंतर होगा। अगर विपरीत आ रही होती तो दोनों का योग होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या को 221 से भाग देने पर जो शेषफल है 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? अच्छा, ऐसा ही सवाल हमने इसके पहले भी एक बार कराया है। अब उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे। जैसे प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या? अब ये तो कोई चैप्टर तो है नहीं कि आपको इस चैप्टर के बाद यही देखना है। प्रैक्टिस सेट कोई भी देख सकते हैं, तो इसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट देखिएगा। अच्छा, जिसमें कराया है उसको अगर आप जैसे सभी देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो कराया ही है। तो यहाँ पर हमने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या? 221 से भाग देने पर जो शेषफल क्या प्राप्त होता है? 64। अच्छा बताओ, 13 से 221 कटेगा क्या? तो कट जाएगा। कैसे? 13 से भाग दे दीजिए ऐसे 221 करके, तो भी आपको पता है 13 करने 13 कितना आएगा? 91। 13 से 91 कट गया। अगर ये कट गया तो आपको क्या करना है? अगर 13 से 221 कट गया तो आपको 13 से 64 में भाग दे करके जो शेषफल आ रहा है वो हमारा शेषफल प्राप्त होगा। तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, इसका मतलब माइनस का एक, तो माइनस का एक तो है नहीं ऑप्शन में। 13 में से माइनस 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 12। हमारा उत्तर क्या आएगा? 12। ठीक है, उत्तर क्या 12। समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, फिर से समझाते हैं बेसिक से। लेकिन हाँ, प्रयास कीजिए कि जो हमने प्रैक्टिस करा दिया है उसको आप देखते रहिए एक तरफ से, क्योंकि आप एक तरफ से देखेंगे तो तभी समझ में आएगा। और ये कोई आधा अधूरा प्रैक्टिस नहीं रहेगा। 100 प्रैक्टिस पहले तो मैं रुकूंगा ही नहीं, कम से कम 100 प्रैक्टिस तो कराना ही कराना। ऐसे लगातार हो सकता है बीच में अभी क्या है कि चलिए देखा जाएगा। लगातार आने का प्रयास करूंगा 221 से भाग देने का, मतलब 221 से भाग देने की किसी संख्या को क्या होता है? 64 प्राप्त होता है। क्या शेषफल? यहाँ क्या आ रहा है? 64। यहाँ क्या आ रहा है? 64। अब हमें इससे मतलब भी नहीं है और इससे भी मतलब नहीं है, हमें इन्हीं दोनों का योग चाहिए। यहाँ जो संख्या है, मान लीजिए a बार गया और ये क्या था? यक्स था। हम मान लेते हैं ऐसा कुछ। तो अगर हम आपसे पूछे कि यक्स क्या था, यक्स क्या होगा? यक्स क्या होगा बताओ? यक्स होगा 221 गुणे ए, 221 गुणे ए क्या होगा? प्लस 64। ये हमारी संख्या होगी। अब इसी संख्या को हमें किससे भाग देना है? 13 से। 13 से भाग देना है। अब 13 से काटे, ये तो कट गया। अब हमें 13 से 64 में भाग दे करके पता कर सकते हैं। तो 13 चौक 48, 13 चौक 48 होता है क्या? 13 चौक 52 होता है। 13 चौक 52। अब 52 करेंगे, 52 में से घटाएंगे, कितना बचेगा? 12 ही तो बचेगा। तो उस तरीके से हमारा उत्तर सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4320 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी? ये लगाना है। 4320 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाता है? अच्छा, जब आपसे कहे कि वर्ग या घन, एक होता है कि जोड़ करके, एक होता है गुणा करके। जो जोड़ा जाता है वो दूसरे नियम से लगता है। किस वाले से? इस वाले नियम से। आपको पता करना है कि 4320 में किस संख्या को जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा? इसका वर्गमूल। अगर आपसे कहे कि 4320 में किस संख्या से गुणा करें ये पूर्ण वर्ग हो जाए, गुणा करने के लिए तो आपको इस तरीके से यहां से आपको गुणनखंड करके लगाना है। ठीक, तो जिस तरीके से पूछा आप उस तरीके से लगाइएगा। प्रश्न में क्या? घन के बारे में। क्या? किस संख्या से गुणा करें कि घन हो जाए। ठीक है, तो इसका पहले गुणनखंड करते हैं 4320 का। अब हम या तो 2 करें, 3 करें, 4 करें, 2 3 4 5 6 ऐसे हम करते हैं हमेशा गुणनफल तो आता ही होगा। कैसे किया जाता है? तो गुणनफल हम ऐसे आमतौर पर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए कि किस संख्या से गुणा करें कि घन संख्या प्राप्त हो। तो हम पहले 2 का क्यूब से भाग देते हैं, कटेगा क्या?
2 का क्यूब कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से कटेगा क्या, देखिए लास्ट 8, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, लास्ट का 3 डिजिट, 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 8 जो 32 कट रहा है ना, इसका मतलब ये 8 से कट जाएगा, तो 8 से काट के हम इसको छोटा कर लेते हैं। काटेंगे कैसे, 8 बने 40, 8 से 32, 540। ठीक, 8 से कटेगा क्या, नहीं, अब 8 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, अब किससे काटे बताइए। अब हम काट देते हैं, देखिए 54 है तो 27 गुना 54, 27 से काट देते हैं। 27 गुना 54 होता है ना, देखिए 3 त्रिकोण होते हैं 27, 27 से काटे 54, तो 27 गुना 54 आगे कितना 20। अच्छा, हमने 8 से 27 से क्यों काटा, क्योंकि 8 भी पूर्ण घन है और 27 भी पूर्ण घन है। अब इसको हम थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, क्योंकि हमें पूछा है किस संख्या से गुणा करने पर घन होगा। अब 20 तो कहीं है नहीं, लेकिन यहीं से कुछ ना कुछ होगा। देखिए 2 से काटे 10 बार, 2 से काटे 5 बार, यहाँ क्या आ गया 5। अब बताओ हमें इसको क्या बनाना है, घन बनाना है। इसका मतलब यहाँ 2 3 मतलब 3 बार हमको 2 चाहिए, 3 बार 2 चाहिए, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। जब इतनी बार रहेगा तभी तो पूर्ण घन होगा, लेकिन यहाँ कितना है 2 बार है, यहाँ कितना है 2 बार है, तो इसका मतलब हमें एक तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरा चीज, यहाँ एक बार 5 है तो हमें 2 बार 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 गुणे 5 हमें इस संख्या से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन होगी। तो 5 पचे 25 9 50, इसका मतलब सही उत्तर कौन होगा, दूसरा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, यदि 2 की पावर x रूट में 2 की पावर x बराबर 256 हो तो x का मान क्या होगा, ये बताना है। कैसे लगाएंगे, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा, कुछ कुछ संख्या ऐसी जो आपको याद करनी पड़ेगी। क्या, 2 की पावर 10, 2 की पावर 9, 2 की पावर 8। जैसे आप चाहेंगे तो गुणा कर लेंगे, क्योंकि 2 का गुणा बहुत ही आसान है, जैसे आपको डबल करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे करके। लेकिन अगर आपको इसे पता होगा तो बहुत ही आसानी होगा। कैसे, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 8 कितना दिया है 256, हाँ 256। ठीक, ऐसे ही 2 की पावर 7 कितना, 2 की पावर 7 128। ये चीज आपको याद कर लीजिए, या फिर आप गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 ऐसे करेंगे। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे तो याद है 2 की पावर 8 कितना 256, तो हमने यहाँ क्या किया, 2 की पावर 8 256 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8। ये किसके बराबर है, 2 की पावर x का रूट, इसी के बराबर है। यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 8 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर x के। यहाँ देखिए स्क्वायर हो रहा है तो 8 दूनी 16, 2 की पावर कितना आ गया 16, बराबर क्या 2, 2 की पावर x। अब यहाँ से आप कंपेरिजन करेंगे तो x बराबर क्या 16, x बराबर 16। ठीक, आगे सुन में बताइए, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी किसी स्थान A से B 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस B से A 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी, ये बताना है। A से B 12 की स्पीड से गया, फिर B से A 18 की स्पीड से वापस आया, तो औसत चाल बताना है। अच्छा, इसके पहले वाले में एक x और y मान करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो उसी तरीके से हमें इसको फिर से लगाना है। और ये पूछता है इसलिए दूसरी या तीसरी बार आ रहा है आपके सामने। हम मान लेते हैं कि A से B यही दूरी है। अब इस दूरी तो हमें पता नहीं है, दूरी हमें अपनी तरफ से मानना है। जाते समय उसका स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा और आते समय 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो दिया है ना, यही दिया है 12 और 18। तो हम एक ऐसी संख्या मानते हैं, एक ऐसी संख्या जिससे 12 और 18 दोनों कट जाए इस दूरी के लिए। तो क्या, 12 तियां 36, 18 दूनी 36, हम मान लेते हैं कि ये कितनी दूरी है 36 किलोमीटर। ऐसा हम मान लेते हैं कि ये कितना है 36 किलोमीटर। अब हमें अगर दूरी पता है, स्पीड पता है, तो समय पता चल जाएगा। हमें क्या निकालना है, औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना होगा, देखिए एक बार गया एक बार आया, तो कितना 36 गुणे 2। कुल दूरी कितना जगह 36 गुणे 2 बटे कुल समय। जब गया तो समय कितना लगा, 12 से जब 36 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा तो 12 तियां 36 यानी कि 3 किलोमीटर चलेगा। 3 प्लस जब उधर से वापस आएगा तो 18 की स्पीड से 36 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, तो कितना समय लगेगा 2 घंटा। 18 दूनी 36, तो 3 + 2 36 ना 72 बटे क्या 5, 72 बटे 5 कटेगा नहीं। तो ऑप्शन देखिए सम्मिश्र संख्या दी है, सम्मिश्र संख्या, तो बिना इसको काटे आप बता सकते हैं कि हर क्या होगा 5 होगा, हर 5 एक ही जगह पर है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। वैसे भी आप 14 × 5 = 70 और 2 = 72, वैसे भी आप देख सकते हैं, आसान है तो ऐसे भी कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं, फिर से समझा दें आपको, एक बार फिर से समझिएगा। क्या, ए से बी हमको दूरी दी गई है। अब दूरी हमें पता ही नहीं है कितना डिस्टेंस है। हमें ये कहा कि ए से बी 12 की स्पीड से गया, 18 की स्पीड से वापस आया। तो पहले हम एक संख्या मानते थे, जैसे टाइम एंड वर्क में हम मानते थे कि हमें दिया रहता था कि अगर ए 10 घंटे में कोई काम कर रहा है, बी 12 घंटे में कोई काम कर रहा है। अब हमें काम ही नहीं पता रहता था,
तो वहां पर क्या पता करते थे, पहले काम को पता करते थे। उसी तरीके से कह रहा है कि ए से बी जो है 12 की स्पीड से जा रहा है और बी से ए 18 की स्पीड से वापस आ रहा है। तो हमने क्या मान लिया, एक निश्चित दूरी मान लिया, जिससे हमारा सवाल आसान हो गया। निश्चित दूरी कितना, हमने कैसे माना, 12 और 18 का एलसीएम लिया, 12 और 18 का एलसीएम लिया। एलसीएम ले या फिर ऐसी संख्या भी ले सकते हैं जैसे वो कट रहा हो, जैसे दोनों कट जाए। अच्छा 72 लेते तो भी आ जाता, 72 लेकर भी हम इसको लगा सकते थे, क्योंकि 72 भी कट जाएगा, 12 चक 72, 18 चक 72, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या लीजिए जिससे दोनों संख्याएं कट जाए, बस। क्यों ऐसी संख्या लेनी, जिससे हमें भाग देने में कठिनाई ना हो। अभी यहाँ पर 70 ले लेंगे तो 70 से भाग देंगे कितने में, 12 से, कैसे आएगा, तो दिक्कत परेशानी होगी आपको। तो उसलिए हमने यहाँ क्या माना, एक निश्चित दूरी को मान लिया, और निश्चित दूरी को मानने के बाद हमें क्या लगाना था, औसत चाल। तो औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना, 36 गया 36 आया, 72 हो गया, 36 गुणे 2 हो गया। कुल समय कैसे, 36 गया 12 की स्पीड से तो 12 3 36, मतलब 3 किलोमीटर, वापस आया तो 36 किलोमीटर 18 की स्पीड से तो 2 घंटा लगा। तो 36 बटे मतलब 36 बटे क्या 18, तो 2 आया, तो 3 और 2 5, 36 9 72 बटे 5। आसान लग गया सवाल, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। अच्छा अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही वो समय है जब आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब और लोगों को दिखाएगा कि हाँ देखो पसंद कर रहे हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 विद्यार्थी हैं, कैसे हम बनाते थे ऐसे अपने डिजाइन को। यहाँ पर 9 विद्यार्थी हैं, 9 प्लस हम 1 कर देते हैं, एक क्या है शिक्षक है, इनकी औसत आयु कितना है 16 वर्ष। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है। प्रथम 4 का कितना है 19 वर्ष, और 5 का कितना दिया हुआ है, 5 का दिया है ना, अंतिम 5 का 10 वर्ष दिया है, 10 वर्ष। तो हमसे पूछ रहा है कि शिक्षक की आयु। अच्छा आसानी से इसको लगा सकते थे, इसको लगाने का एक बेसिक तरीका भी यहाँ काम करेगा, और अगर आप ट्रिक वाले से लगाएंगे तो वो भी। हम बेसिक से आपको बता देते हैं कैसे। अच्छा जब 10 लोगों का औसत आयु 16 है तो हम आपसे पूछे कि 10 लोगों का औसत आयु का योग क्या होगा। सबका योग मिला दो, मतलब सबका जोड़ दो तो क्या होगा, 16 गुणे 10, सबका योग कितना हो गया 16 गुणे 10 मतलब 160, सबका योग 160, सबका योग क्या 160। अच्छा हमने जोड़ा क्यों, हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें 10 का योग पता है, 4 का योग पता है और 5 का योग पता है। अगर हम 4 और 5 के योग को जोड़ लेंगे और 10 के योग में से घटा देंगे, तो 10 के योग में से 9 का योग घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही का बचेगा। तो बस उसी तरीके से 160 में से घटा दीजिए, 19 चौक 76, और क्या घटाना है 10 बचे 50। ये किसके बराबर होगा, जो उसकी मतलब जो उसकी आयु है इस टीचर की। तो 6 और 7 5 12, 126 में से 160 घटाएंगे क्या बचेगा, 40 20 7 कितना बचेगा 34, ठीक। तो उत्तर क्या आएगा 34 वर्ष। देखिए ये तो एकदम बेसिक से लग गया। ट्रिक यहाँ बिना मतलब का ट्रिक होगा, आप इसको बेसिक से ही यहाँ लगा लिए, समझे, आया समझ में। प्रश्न में ये कह रहा है, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो स्किप कर दीजिए। 9 विद्यार्थी तथा उसके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 विद्यार्थी और उसका शिक्षक, कुल मिलाकर कितना 10 लोग, 10 लोग का औसत आयु कितना है 16। तो हम कहे कि सबका योग बताओ, तो 16 गुणे 10 160, सबका योग हो गया। अब हमें कह रहा है कि एक जो पहला 4 है, 4 विद्यार्थी उनकी औसत आयु 19 है, तो हम कहे इन चारों का योग बताओ, तो 19 चौक 76। जैसे ये कोई घर है, ये क्या है कोई घर है, हमें अगर ये पता है कि इस घर में कुल कितने ईंट लगे हैं, कुल कितने ईंट लगे हैं अगर हमें ये पता है, और दूसरा चीज कह रहा है जो नीचे इतना ईंट लगे हैं, नीचे इतना ईंट, हमें इनकी संख्या पता है और इसकी संख्या पता है, और हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जो बीच में बचा है इसकी संख्या बताओ। बस तो नहीं लगा पाएंगे, सबका पता है, सबका कुल कितना है, तो उसमें से ऊपर वाले का और नीचे वाले का योग करके घटा देंगे। यही करना था आपको, यहाँ पर आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ ट्रिक की क्या जरूरत है, सबका योग कितना है 160, ऊपर वाले का कितना आ गया 19 गुणे 4 19 चौक 76, और नीचे वाले का 10 गुणे 5 50, 76 50 जोड़ करके घटा दे कितना 134, ठीक है। यहां से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या कह रहा है कि 20 आदमी अथवा 24 औरतें किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है अथवा, अथवा का मतलब जो 20 आदमी हैं उनके, चाहे वो काम करे 20 आदमी और चाहे 20 तो मेहरारू काम करें, तो दोनों समान दिन में ही काम करेंगे। इसका मतलब 20 आदमी किसके बराबर है, 20 आदमी की एफिशिएंसी किसके बराबर है, 20 आदमी को यम लिख दें और मेहरारू को डब्ल्यू लिख दें, तो यानी कि 24 गुणे डब्ल्यू। तो यम बटे डब्ल्यू क्या 24 बटे 20, यानी कि मैन की और वोमेन की आपको क्या पता चल गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी काट देते हैं इसको, तो 6 चौक 24 और 5 चौक 20, यानी कि 6 बटे 5। अब यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्या,
जरूर निकाल सकते हैं। कैसे? कह रहा है चाहे 20 आदमी काम करें या 24 औरतें किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो चाहे जो करे 20 दिन में पूरा हो जाएंगी। कौन? लेकिन चाहे 20 आदमी या 24। अब 20 हमारे लिए आसान है तो 20 आदमी कर देते हैं, यानी 20 आदमी मतलब 20 आदमी कितना? 6। कितने दिन में करेंगे? 20 दिन। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क ही तो हुआ, क्योंकि 20 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 6, 20 गुणे 6 हो गया और 20 दिन लगा रहे तो टोटल वर्क हमारा इतना हो गया। अब पूछ रहा है यदि 30 आदमी तथा 12 औरतें उस कार्य को करने का ठेका ले तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता? अब बताओ, 30 आदमी और 20 औरत की एफिशिएंसी का क्या होगा? याद कर लेते हैं। 30 आदमी यानी कि 30 आदमी कितना? आदमी एक का है 6, तो 30 गुणे 6। एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है तो 30 आदमी कितना काम करेगा? 30 गुणे 6 काम करेगा। तथा का मतलब क्या? प्लस 12 औरतें यानी कि 12 गुणे क्या? वुमेन की क्या एफिशिएंसी है? 5, तो 12 पंचे 60, 3 चक 18 180 और 12 पंचे 60, तो 18 और 6 240। क्या हो गया? 240। इसका मतलब ये हमें कराना है 240 की एफिशिएंसी से। बस इसी को आप काट दीजिए, तो 6 चौक 40 मतलब 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 4 से काटेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 10 दाइयम। अच्छा ये 0 से 0 कर दिया, तो इन्हें कितना लगेगा? 10 दिन। आया समझ में? यहाँ कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा, कैलकुलेशन समझ लीजिए। हमने 6 से काटा 24 को, तो कितनी बार गया? 4 बार, तो कितना हो गया? 40। 20 से दूना 40, 2 से काटा कितना? 20 को, तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइम एंड वर्क भी नहीं समझ में आया। टाइम एंड वर्क तो हमने इतनी आसानी से, इतने बेसिक से पढ़ा है आपको। टाइम एंड वर्क की आपको उसको क्या देखना पड़ेगा? लेक्चर देखना पड़ेगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है, उसमें छोटी संख्या क्या होगी? अच्छा बताओ, दो संख्याएं जिनका अनुपात है 3:5। पहले तो ये बताओ इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? 3 छोटा होगा कि 5? तो 3 ही छोटा होगा ना। संख्याओं का अगर हमें अनुपात पता है तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो पहली संख्या होगी ये छोटी संख्या 3x होगी और बड़ी संख्या 5x होगी। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 3x है तो और छोटी संख्या मतलब बड़ी संख्या 5x है। कह रहा है प्रत्येक में 10 जोड़ दें। ठीक है, प्रत्येक में 10 जोड़ देते हैं, प्रत्येक में 10 जोड़ देते हैं, तो जो इनका रेशियो आएगा क्या आएगा? 5:7, 5/7। बस यहाँ से आपको यक्स मान निकालना है। देखिए 7 त्रिक 21 यक्स, 21 यक्स में से 25 घटाएंगे, 5 बचे 25 यक्स, तो 21 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 4x। ये किसके बराबर होगा? 7 दहियम 70 और 5 दहियम 50। 70 में से 50 गए 20, 70 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा? 20 तो बचेगा, तो 4 पंचे 20, x की वैल्यू 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। हमसे क्या पूछा है? छोटी संख्या। छोटी संख्या इसमें से कौन सी है? 3 है, तो 3 क्या है? 3x, 3x यानी कि 3 गुणे 5। छोटी संख्या कौन है? 3x, तो 3x क्या होगा? 3 गुणे 5, 3 पचे 15 होगा। ठीक, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़िएगा थोड़ा। इस प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है। यदि वो अंकित मूल्य पर 12.5% का एक बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। कैसे लगा पाएंगे इस सवाल को? इस सवाल को लगाने का एक ही कंसेप्ट है। कौन सा? जैसे कह रहा है कि अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए, अंकित मूल्य पर 20% का लाभ, तो हम मान लें कि जो हमारे वस्तु का लागत मूल्य है, क्या लागत मूल्य सीपी है, वो कितना है? 100। अब 100 पर 20% का लाभ अंकित कर रहा है ना, तो 20% का लाभ कितना हो जाएगा? 120। इसका मतलब मार्क प्राइस कितना? 120। यहां आया समझ में कि नहीं ये चीज? अगर कास्ट प्राइस 100 है तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो कह रहा है 20% एक्स्ट्रा वो अंकित कर रहा है, मतलब 100 में एक 20 एक्स्ट्रा मतलब 120 अंकित कर रहा है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि निर्धारित करता है यदि वह अंकित मूल्य पर 12.5% का एक बट्टा देता है। 12.5% का मान कितना? 12.5%, इसका मान होता है 1/8। 12.5 यहाँ परसेंट है, इसका मान कितना? 1/8। इसका मतलब 8 की वस्तु वो 7 में बेच रहा है। इसका मतलब 8 की वस्तु कितने में बेच रहा है? 7 में। ठीक, अच्छा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये क्या है? ये है मार्क प्राइस। तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120 का 7/8। ठीक, 12.5% का फ्रैक्शन कितना? 1/8। अब 1/8 छूट दे रहा है, मतलब 8 पे 1 की छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है? 7 में। तो 7 क्या? 7/8 में बेच रहा है। ठीक, तो इसको काट दीजिए। 8 कंदेम 8, 4 12 40 हो गया, 8 पंचे 40। 15 का 7 में गुणा कीजिए, 15 का 7 में गुणा कितना हो जाएगा? 105। क्या आ गया? 105। सेलिंग प्राइस कितना? 105। हमें क्या पता है? सीपी पता है, हमें मार्क प्राइस पता है, हमें सेलिंग प्राइस पता है, तो अब जो भी पूछेगा हम आराम से लगा पाएंगे। क्या कह रहा है? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत बताओ। 100
कॉस्ट प्राइस सीपी एसपी 105, सीपी कितना 100, एसपी 105, तो बताओ प्रॉफिट कितना 5 का, प्रॉफिट कितना 5 का, किस पर 100 पे, तो परसेंटेज निकालो, गुणे 100 से गुणा करके, तो 100 कट गया कितना 5%। ठीक, आया समझ में कि नहीं, आया समझ में। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे वो 20% एक्स्ट्रा रख रहा है, उससे वो 20% एक्स्ट्रा रख रहा है, मतलब अगर 100 था तो कितना रख रहा है 120, फिर 1/8 का छूट देता है, 1/8 का छूट मतलब कितने बेच रहा है 7/8 में, 1/8 का छूट के मतलब कितना 7/8 में वो बेच रहा है, तो 120 का 7/8 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब निकालेंगे तो कितना आएगा 105, कितना आएगा 105, सीपी 100 और सेलिंग प्राइस 105, बताओ प्रॉफिट कितना 5 का, किस पर 100 पे, तो 5/100 गुणे 100, यहाँ से क्या निकल गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक, कितना आया 5%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तथा उसके उपरांत 10% की कमी। अच्छा 10% की वृद्धि 10% की कमी, 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो बताओ संख्या में कितनी कमी 1% की कमी। हमेशा कमी होगा, जब भी हो रहा है तब भी हमेशा कमी ही होगा, तो वृद्धि तो होगा नहीं। अगर आपसे कहते 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो बताओ कितने परसेंट कुल टोटल बढ़ा 20 गुणे 20/100 कितना 4% क्या कमी होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आप उससे कहते हैं कि 30% की वृद्धि 30% की कमी, तो बताओ परसेंट है ये, 30% की कमी, तो बताओ कितना टोटल बढ़ाया घटा, तो घटेगा, एक तो पहले घटेगा, कितना घटेगा 30 गुणे 30/100, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमने सिखाया है आपको, अगर याद है तो बढ़िया, नहीं तो आप रिवाइज कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि 0.001 समतुल्य है, मतलब किसके बराबर है ये बताना है। लगाइए कैसे लगाएंगे। अच्छा ये बेसिक सेंस का सवाल है, ये बहुत कोई मतलब इसमें ज़्यादा टोना नहीं करना है, बस इसको आपको बेसिक सेंस लगाना है। कैसे लगाएंगे 0.001, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे क्या 1000, 1/1000। अब बताओ ये किसके बराबर है, अब हमें यहाँ परसेंट में चेंज करना है, यहाँ परसेंट में, तो इसको हमें ध्यान देना है कि नीचे क्या रहे 100 रहे, नीचे क्या 100, तभी तो हम परसेंट में लिख सकते हैं उसको, नीचे 100 रख देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.1/100, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक, इसके बराबर है 0.1% के, बस यहाँ 0.1%। ठीक है, ठीक है ना, बस इस तरीके से आपको लगाना है। आज सुन में कह रहा है 0.01 समतुल्य है किसके बराबर है, तो हमें ध्यान देना है कि परसेंट में एक तो ऑप्शन है, तो हमें 100 रखना है, हमें क्या रखना है 100, वास्तव में 1000 है तो हमने क्या लगा 100, लेकिन 1000 के लिए हमें ऊपर 10 से भाग देना पड़ेगा, तो 10 से भाग दिया तो नीचे 100 आ गया, तो 0.1/100 0.1% के बराबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि रूट में x + 4 प्लस रूट में x - 4 बटे रूट में x + 4 माइनस रूट में x - 4 बराबर 2 हो, तो x किसके बराबर होगा ये हमको बताना है। देखिए किसी तरीके से जब ऐसे आपको परेशान करने लगे ना, तो यहाँ आपको एक ही चीज करना है, क्या योगांतर अनुपात का नियम लगाना है। योगांतर अनुपात क्या कहता है कि अगर 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 क्या a/b बराबर c/d है, तो आपको क्या करना है a + b बटे a - b बराबर c + d बटे c - d करेंगे तो ये बराबर ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर यही नियम अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, ये अगर हम इसको पूरा क्या मान ले a और नीचे को b, तो हमें a + b a - b करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पहले a लिखिए x + 4 प्लस रूट में x - 4, अच्छा पूरा रूट है, ठीक x - 4, अब प्लस करना है क्या इसको रूट में x + 4 माइनस रूट में x - 4, ये हो गया क्या प्लस, अब नीचे क्या करना है माइनस रूट में x + 4 प्लस रूट में x - 4 माइनस में रूट में x + 4 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 के इसके नीचे एक तो लिख सकते हो ना 2/1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 बटे 2 - 1। आज में योगांतर अनुपात का नियम, योगांतर अनुपात का नियम यही कहता है कि अगर a/b है बराबर c/d है, तो a + b बटे a - b बराबर c + d बटे c - d, ऐसा होता है। यहाँ लिख सकते हैं योगांतर अनुपात नियम से, वैसे आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, देख के डरना नहीं है इसको। यहाँ क्या जो देखिए माइनस से यहाँ प्लस से ये घट के 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 रूट में x + 4 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस से ये प्लस से ये घट के 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 रूट में x - 4, ठीक ये पूरे पर है, ये किसके बराबर होगा 2 और 1 3 बटे क्या 1, 3/1, यहाँ 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ क्या हो गया रूट में, अच्छा या तो यहीं पर क्या पूछा हमसे, तो x के बराबर मतलब हमें x की वैल्यू पता करनी है,
यहीं पर हम स्क्वायर कर देते हैं पूरे का, ठीक। यहीं पर क्या कर देते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा x प्लस 4 बटे x माइनस 4 बराबर क्या, 3 तरीका 9 बटे 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 4 बराबर, x प्लस 4 बराबर, देखिए यहाँ इसका उसमें गुणा करेंगे ना, इसमें इसका इसमें गुणा करेंगे तो x माइनस 4 का 9 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9 चौक 36, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 10x बराबर क्या 40, तो x बराबर 4। आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, 10 चौक 40 आया समझ में। देखिए करना कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है बस। कैलकुलेशन में भी अगर आपको कुछ ध्यान देना है तो क्या, योगांतर अनुपात नियम, सही फॉर्मेट उसका याद होना चाहिए, ठीक। उस तरीके से आप इस सवाल को लगा पाएंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। क्या है, किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा कुछ साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। पैदल तय की गई दूरी क्या थी। इस सवाल को लगाना है। इस सवाल को लगाने का कई तरीका है, जिसमें से जो मेरा तरीका, जो फेवरेट तरीका, वो क्या है, एलिगेशन मेथड। मैं कहता हूं कोई भी आदमी जिसको अर्थमेटिक लगाना है वो अब तीन कॉन्सेप्ट पर फोकस करे। कौन सा, एक है परसेंटेज, परसेंटेज जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा समझे, दूसरा है रेशियो और तीसरा है एलिगेशन मेथड। ये 3 कॉन्सेप्ट पर जिसकी अच्छी पकड़ होगी, अर्थमेटिक उसका आराम से मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा। अर्थमेटिक में उसका लगभग सारे सवाल उसको लग जाएंगे। जैसे ये प्रश्न है तो बहुत ही लंबा चौड़ा, लेकिन एलिगेशन मेथड इसको बहुत आसान करेगा। लेकिन यहाँ कैसे अप्लाई होगा उसको भी आपको जानना जरूरी है। तो जानिए, किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी पैदल चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा कुछ साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। पैदल की तय की दूरी, हमको क्या पता चाहिए, दूरी। यहाँ वास्तव में जो फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये वाला लगेगा। इसका मतलब एलिगेशन मेथड में यहाँ अगर हम चाल लिखें तो हमारा किसका रेशियो आएगा, दूरी का रेशियो आएगा। आएगा कि नहीं, यही तो आएगा। चलिए ठीक है, निकालते हैं। दूरी कितना है पहले, अच्छा नहीं पहले नहीं, अगर जिसने पैदल चला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगर वो पूरा पैदल चला होता, अगर वो साइकिल से ना चला होता, जैसे 9 घंटे यात्रा हुआ, क्या हुआ, 9 घंटे यात्रा, तो उसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हुआ। अगर मैं कहूँ कि पूरा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला होता तो कितना चला होता, तो 4 9 36, 9 घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कुल दूरी कितना, 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। और ये क्या है, पैदल। अगर कुल दूरी पैदल चली गई होती तो कितना आता, 36 किलोमीटर। वैसे ही अगर कुल दूरी साइकिल से चली गई होती तो कितना आता, बताओ। अगर कुल दूरी साइकिल चली गई थी तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 घंटे में तो 9 9 81 किलोमीटर, और चली कितनी गई टोटल, 61 किलोमीटर। अब रेशियो किसका आएगा बताओ, रेशियो आएगा, यह है दूरी का, तो आएगा इस समय का रेशियो। किसका रेशियो, समय का रेशियो, ठीक। तो घटा लीजिए, 60 20 80, 60 20 80, 61 20 81 हो जाएगा। 61 में से घटाएंगे 36 को क्या आएगा, 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 पंचे 20 और 5 पचे 25, ठीक। 4:5। ये किसका है, ये किसका है, ये समय का रेशियो है। अब बताओ, अब कह रहा है कि ये 4:5 में जो समय मतलब 9 घंटा चला है, 9 घंटे में 4 की स्पीड से ये मतलब 4 ये चला है और 5 ये चला है, मतलब 9 घंटे में 4 घंटा ये चला है, 5 घंटा ये चला है। अब देखिए आसानी से यहाँ फिट हो रहा है, यहाँ तो इसे फिट हो जा रहा है। अगर यहाँ 8 होता, यहाँ 10 होता तो क्या करते, हम 9 को उसमें से मतलब बराबर करते किसी तरीके से। आप समझ रहे हैं ना, एलिगेशन में इसको मैंने अच्छे से समझाया है। तो अब 9 घंटे में 4 घंटा पैदल चला है, 9 घंटे में 4 घंटा पैदल, 4 घंटा चला है, और किस स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। बताओ कुल दूरी कितना, 16 किलोमीटर, ठीक। ये हुआ हमारा लास्ट सवाल। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं और मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन में। उम्मीद है आप उस प्रैक्टिस सेशन को देखने जरूर आएंगे सुबह 8 बजे। मिलते हैं आपसे उसी सेशन में। जय हिंद साथियों।